नेचर को देखते हुए वी कैन क्लासिफाई विटामिन इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरीज, जिसमें से एक कैटेगरी आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन की आ जाती है। इसमें सारे ऐसे विटामिन आएंगे जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबलाइज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक नेचर। और दूसरी क्लास आपके पास आएगी ऐसे विटामिन की विच आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। और जैसे कि नेम से ही ये चीज जो है वो क्लियर हो रही है कि ये ऐसे विटामिन हैं जो कि एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबलाइज होंगे। और ऑब्वियसली एक्वस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबलाइज होने के पीछे क्या रीजन है, इनका स्ट्रक्चर, इनकी नेचर, जो कि इस केस में नॉन पोलर नहीं होगी बल्कि क्या होगी, पोलर होगी, ठीक है। तो हमारा कंसर्न इस लेक्चर में सिर्फ उन विटामिन के साथ है विच आर फैटी इन नेचर, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जो कि नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबलाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लोग विटामिन के नेम्स को लिस्ट डाउन करोगे और उसके बाद वन बाय वन हम उस विटामिन की जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है और उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीजेस हैं उनको यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आपके पास कौन कौन से विटामिन आ जाते हैं, विटामिन ए, बी, ई एंड के। ये आपके पास 4 विटामिन हैं जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन। अब इनमें से जो डी और ए विटामिन हैं ये ऐसे विटामिन हैं जो कि हार्मोन्स के प्रिकर्सर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी इन विटामिन की वजह से बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन्स फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स कि अगर आप अपनी डाइट में विटामिन डी या विटामिन ए का इंटेक नहीं करते तो ये जिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी, और अगर इनकी अवेलेबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी तो जो रिस्पॉन्स इन्होंने प्रोड्यूस करना था वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों विटामिन को देख लेते हैं कि एक्चुअली ये किस किस किस्म के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और उन हार्मोन्स का एक्चुअली फंक्शन क्या है। तो द वेरी फर्स्ट विटामिन इज विटामिन डी, ठीक है। और इस विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है, दिस एक्टिव फॉर्म इज दिस कैल्सिट्रायोल, ठीक है। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस अब हम देखेंगे। वी ऑल नो कि विटामिन डी जो है ये कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारी जो स्किन सेल्स हैं, इन स्किन के सेल्स के अंदर एक प्रिकर्सर प्रेजेंट होता है जिसको अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर सनलाइट कोलेस्ट्रॉल में इसमें विटामिन डी में कन्वर्ट कर सकती है। यानी हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपकी जो स्किन सेल्स हैं उनके अंदर विटामिन डी के प्रिकर्सर्स अवेलेबल, ठीक है। और अगर उन प्रिकर्सर्स के आप नेम देखो तो दीज प्रिकर्सर्स आर 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि इसमें आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है नॉर्मल एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होगा और उसकी 7th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुई होगी, डिहाइड्रोजिनेशन हुई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के केस में पढ़ा था ना कि आपके पास यहाँ पे एक स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है जिसमें 3-6 मेंबर रिंग्स जो हैं ये फ्यूज हुई होती हैं और एक आपके पास 5 मेंबर रिंग होती है, जस्ट लाइक दिस। थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास OH ग्रुप होता है अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, और 5th और 6th पोजीशन पे आपके पास रिंग बी में डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे आपके पास एक एक मिथाइल ग्रुप था और इस पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन थी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल मीन्स कि इसमें आपके पास 5 6 7, यहाँ पे ये जो 7 और 8 पोजीशन है यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड होगा बिकॉज जब आपके पास यहाँ पे 7th पोजीशन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा तो डिहाइड्रोजनेशन की वजह से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपके पास 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपका कोलेस्ट्रॉल जैसा है, सिर्फ और सिर्फ 7th और 8th पोजीशन पे आपके पास यहाँ पे जो है वो एक अनसैचुरेशन है। तो ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रक्चर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, यानी ये कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव हुआ है लेकिन ये उसकी डिहाइड्रोजिनेटेड फॉर्म है और डिहाइड्रोजिनेशन कहाँ पे हुई है, 7th पोजीशन।
अब ये प्रिकर्सर हमारे नॉर्मली स्किन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ये विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सनलाइट या यूवी लाइट की एब्जॉर्प्शन ना हो। यानी इस 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बनाने के लिए पहला स्टेप जो है वो सनलाइट ने कैटालाइज करवाना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट की एब्जॉर्प्शन के बाद आपका ये जो 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है ये कोलीकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी3 में कन्वर्ट होगा। दिस इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है, ये विटामिन डी3 जो है ये एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिवेट करवाने के लिए फर्दर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन रिक्वायर्ड है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद आप इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर चेंज देखो तो ये वाला जो पोर्शन जो मैं यहाँ से हाईलाइट करने जा रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये जो दोनों अनसैचुरेटेड पोजीशन हैं, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ये ओपन हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आपके पास यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये जो आपके पास नॉर्मली बी रिंग थी जो क्लोज फॉर्म में थी वो ओपन हो जाएगी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये जो आपके पास ओपन बी रिंग के साथ स्ट्रक्चर दिखाया गया है दिस इज कोलीकैल्सिफेरॉल और विटामिन डी3, बट स्टिल ये विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और इसकी एक्टिवेशन के लिए आपके पास अभी दो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं विच आर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। हाइड्रोक्सिलेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोक्सिलेजेस हैं, एक लिवर में प्रेजेंट है एक किडनी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोक्सिलेजेस इस स्ट्रक्चर के फर्स्ट और 25th पोजीशन पे एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप को अटैच करवा के इस कोलीकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी3 की जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस एक्टिव फॉर्म इज 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी3 या कैल्सिट्रायोल। ठीक है, और ये जो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेजेस हैं इसमें से जो पहला आपका हाइड्रोक्सिलेज है जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट है ये स्पेसिफिक है 25th पोजीशन के लिए। यानी लिवर में प्रेजेंट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इस 25th हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि इस स्ट्रक्चर की यहाँ पे अगर आप देखो इस स्ट्रक्चर की 25th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड करवाएगा। ठीक है, सो 25th पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो लिवर में ऐड होना है, किडनी में नहीं होना बिकॉज 25th हाइड्रोक्सिलेज इज प्रेजेंट इनसाइड द लिवर। और सेकंड जो आपके पास एंजाइम है हाइड्रोक्सिलेज फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ऐड कराएगा विच इज 1 हाइड्रोक्सिलेज, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस है ये स्किन में भी हो रही है, इसके कुछ स्टेप्स आपके पास स्किन में हो रहे हैं विच इज द कन्वर्जन ऑफ 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल टू कोलीकैल्सिफेरॉल, और कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि लिवर और किडनी के अंदर हो रहे हैं। तो ये 3 तरह के आपके सेल्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, कैल्सिट्रायोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एंड वी ऑल नो कि जब ये कैल्सिट्रायोल बन जाएगा तो ये हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम की जो डेपोजिशन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो पहला आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी3, ये एक्चुअली प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन के तौर पे एक्ट करता है। जो आपने यहाँ पे चीजें डिस्कस की थी कि आपके पास ये जो 4 फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इनमें से 2 विटामिन विटामिन डी एंड विटामिन ए इनके ये हार्मोन्स के प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज देख रहे हो कि यस आपका ये जो विटामिन डी जैसे ही प्रोड्यूस होगा ये फर्दर हार्मोन लाइक फंक्शंस परफॉर्म करेगा, यानी आपके सेल्स के अंदर सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन चेन्स के थ्रू जो कैल्शियम है उसको लॉक करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इस चीज की विटामिन डी की विच इज अ स्टीरॉयड हार्मोन। सेकेंड फैट सॉल्युबल विटामिन इज विटामिन ए, और इसमें आप लोग अगर इसके जो नॉर्मल फंक्शंस है उनको माइंड में रखोगे, जैसे आपने विटामिन डी के केस में कैल्शियम के साथ उसका जो कोरिलेशन है वो देखना है, इसी तरह से विटामिन ए की जो नॉर्मल फंक्शन है इनको माइंड में रखते हुए आप लोग बड़े आराम से इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास विटामिन ए का फंक्शन ये है कि आपके जो नॉर्मल स्किन सेल्स हैं उनकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बीइंग अ फैट सॉल्युबल विटामिन इसका फंक्शन भी स्टीरॉयड हार्मोन की तरह का होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि नॉर्मली अब यहाँ पे इसमें एक्चुअली करना क्या है कि आपकी अल्टीमेटली जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर। अब इस केस में इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स कि इटसेल्फ ये
सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करेगा, न्यूक्लियस तक आएगा, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट इसके जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद ये विटामिन ए का जो डेरिवेटिव है, इटसेल्फ विटामिन ए जो है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट नहीं करता, बल्कि विटामिन ए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक जो है वो डेरिवेटिव प्रोड्यूस करता है, रेटिनोइक एसिड। ठीक है, और ये रेटिनोइक एसिड फाइनली जाके क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, और जहाँ पे जिस स्किन की जो है वो डेवलपमेंट होनी होती है स्किन सेल की, उसकी जो है वो ग्रोथ होनी होती है, वहां पे उस ग्रोथ को, उसके एक्सप्रेशन को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, वहां पे उसको हेल्प आउट करता है। तो जस्ट लाइक विटामिन डी भी पहले जो है वो अपने डेरिवेटिव को प्रोड्यूस करवाता है, विच इज कैल्सिट्रायोल, और वो डेरिवेटिव कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। विटामिन ए रेटिनोइक एसिड को प्रोड्यूस करा के स्किन सेल्स की रीजनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये रेटिनोइक एसिड अगर किसी वजह से आपकी जो है वो बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करवा रही, तो आपकी जो स्किन सेल्स हैं इनकी नॉर्मल जो इनकी जो नॉर्मल रीजनरेशन का प्रोसेस है, बिकॉज वी ऑल नो कि हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, उसमें जो है वो एक लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद उसके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस होते हैं। तो अगर किसी वजह से ये रेटिनोइक एसिड जो कि स्किन सेल्स की रीजनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में आपके जो स्किन सेल्स हैं वो उसी फॉर्म में रहेंगे, डिग्रेडेटिव फॉर्म में रहेंगे, और दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं स्किन के सेल्स वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, और उसमें जो है वो रिंकल्स की अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये एक फंक्शन था, लेकिन इसके अलावा हम विटामिन ए को रिलेट करते हैं विजन के साथ भी। ठीक है, कि रेटिनोइक एसिड आपके जो आई सेल्स हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम माइंड में रखें कि स्किन सेल्स की रीजनरेशन और आई सेल्स की रीजनरेशन, तो आपके पास अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो उससे स्किन के सेल्स भी इफेक्ट होंगे, उनकी ग्रोथ भी इफेक्ट होगी, और आपकी जो नॉर्मल विजन है वो भी किसी हद तक जो है उसमें भी आप जो है वो चेंजेस ऑब्जर्व करोगे। तो विटामिन ए बाय प्रोड्यूसिंग इट्स डेरिवेटिव रेटिनोइक एसिड कंट्रोल करता है फर्दर टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसमें एक स्किन सेल्स की रीजनरेशन है और दूसरी आपके पास आई सेल्स की रीजनरेशन है। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से आप इन दोनों इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करोगे। अब इन फैट सॉल्युबल विटामिन में से विटामिन ए और विटामिन डी का इफेक्ट हम देख चुके हैं, बट देयर आर सम फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर भी वर्क करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से फैट सॉल्युबल विटामिन एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल जो है वो शो करते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं। तो नॉर्मली आपके पास विटामिन ई ऐसा विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर वर्क करता है। ठीक है, तो आप ये चीज भी क्लियर करते जाओ कि विटामिन ए और विटामिन डी हार्मोन्स के प्रिकर्सर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जिसमें से डी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और ए स्किन सेल्स और आई सेल्स की रीजनरेशन में रोल प्ले करता है, और जो थर्ड आपके पास विटामिन है विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर वर्क करता है। इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब ये जो विटामिन ई का स्ट्रक्चर है, मोस्टली जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर ये विटामिन ई बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप विटामिन सी की भी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी देखते हैं। विटामिन सी को मैं इसलिए यहाँ पे जो है वो भी रेफर नहीं करी बिकॉज इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और हमारा यहाँ पे अभी जो कंसर्न है वो फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में से विटामिन ई जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं, पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद इसके फंक्शन पे आते हैं। बच्चों हमारी मेटाबॉलिज्म के दौरान समटाइम्स ऑक्सीजन की कुछ रिएक्टिव फॉर्म्स एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होती हैं, जिनको हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। लाइक शायद सेल बायोलॉजी में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर आपके पास जो है सुपर ऑक्साइड में से कोई रेडिकल प्रोड्यूस होता है, ये हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स हैं, और इनको न्यूट्रल करने के लिए आपकी पैरोक्सीसोम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कैटालेज एंड पैरोक्सीडेज, जो कि फौरी तौर पे इनको इन ऑक्सीडाइज स्पीशीज को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर में या ऑक्सीजन में। इट मीन्स कि ऑक्सीजन की जो नॉर्मल डायटोमिक फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, ये स्टेबल फॉर्म है।
जबकि ये वाली फॉर्म्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये अनस्टेबल होती है। क्यों रिएक्टिव होती हैं? बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये फौरी तौर पे उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं, किसी दूसरे स्पीशीज को टारगेट करके वहां से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करती हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने की। तो अगर ये किसी सेल में प्रेजेंट रही तो ये उस सेल के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स, इवन न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब कर सकती है। हियर वी हैव एन एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, एंड दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज आल्सो अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, बिकॉज इसमें आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म है। अब ये जो हाइड्रोक्साइल रेडिकल है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को टारगेट कर रही है, ठीक है, ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, और इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके पास नॉर्मली बाकी सब पोजीशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन वो पोजीशन जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे एक बॉन्ड वीक है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्साइल रेडिकल है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में से ये जो एक वीक हाइड्रोजन है इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस करवा देगा, इटसेल्फ तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर दे। इट मीन्स कि अगर ये फैटी एसिड किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, तो इसने तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सेल के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकती हैं, बिकॉज ये सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करवा देती है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम तब कहते हैं जब आपके किसी सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हो, तो उस टाइम वो सेल एक स्ट्रेस की कंडीशन में है, और वो स्ट्रेस कौन सी है, ऑक्सीडेशन की। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लिपिड्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड में से किसी बायोमोलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करवा सकती है, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के लिए, इन रिएक्टिव ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए समटाइम्स विटामिन यूज होते हैं, ठीक है, ताकि ये बाकी बायोमोलिक्यूल्स को टारगेट ना करें, बल्कि विटामिन जिनके साथ रिएक्ट करके इनको क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, ठीक है। तो विटामिन ई इसकी एक एग्जांपल है कि विटामिन ई का एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये जो एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के साथ रिएक्ट करती है, और उनके साथ रिएक्ट करने के बाद उनको क्या कर देती है, स्टेबल कर देती है, ठीक है। तो विटामिन ई इज अ कलेक्टिव नेम फॉर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनको टोकोफिरोल्स कहते हो, ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर आपके पास ये आइसोप्रीन सब यूनिट, आइसोप्रीन एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें आपके पास 5 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, और एक कार्बन एटम जो है वो ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक आइसोपेंटेन, ठीक है। तो ये जो आइसोप्रीनॉइड रेसिड्यूज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो टोकोफिरोल, ठीक है। तो विटामिन ई इज आल्सो अ टोकोफिरोल। अब इसमें दो पोर्शन आपने देखे हैं, एक एरोमेटिक रिंग ऑब्जर्व किया है, और ये एरोमेटिक रिंग एक्चुअली जो है इसके पास एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है, ठीक है। ये एरोमेटिक रिंग क्या करती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के साथ रिएक्ट करती है, रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करती है, और उनको स्टेबल कर देती है, ताकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फर्दर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या मेम्ब्रेन लिपिड्स को जो है वो टारगेट ना करें, उनको डिस्ट्रॉय ना करें। तो इस तरह से विटामिन ई जो है वो एक सेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, वो सेल को जो है वो वीकनेस से बचाती है, उसकी वेस्टिंग से उसको जो है वो हेल्प आउट करती है, और स्टेबिलिटी से हेल्प आउट करेगी। यानी ये सारी की सारी वो कंडीशंस हैं जो कि सेल के अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिग्रेडेशन के बाद अपीयर होती है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन कि विटामिन ई को जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी ऐड किया जाता है, बिकॉज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो मेन कंसर्न है वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करना है, ताकि जो हमारे नॉर्मली स्किन के सेल्स हैं जो कि एक्सपोज होते हैं डायरेक्टली टुवर्ड ऑक्सीजन, उनको वो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट विटामिन है, दिस इज विटामिन के, और विटामिन के एक्चुअली एक को फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो विटामिन थे फैट सॉल्युबल, उसमें से ए और डी हार्मोन्स के प्रिकर्सर्स के तौर पे एक्ट कर रहे थे, ई एक एंटीऑक्सीडेंट था, और के एक्चुअली एक को फैक्टर है, ठीक है। इस एंजाइम के को फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है ऐसा एंजाइम जो कि थ्रोम्बिन की बायोसिंथेसिस करवाता है,
ठीक है। इट मीन्स कि अगर विटामिन के अवेलेबल नहीं होगा, नॉर्मली हमने ये चीज डिस्कस की थी ना कि थ्रोम्बिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाती है। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कन्वर्ट होती है किसमें, थ्रोम्बिन में, एक्टिव फॉर्म में जाती है। उसके बाद आपकी ये थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजिन को किसमें कन्वर्ट करती है, फिब्रिन में। और फिब्रिन बाद में जो है वो आपके प्लेटलेट सेल्स को एक्यूमुलेट करके क्लॉटिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस ना हो तो इट मीन्स कि फिब्रिन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर फिब्रिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्लॉटिंग नहीं होगी। तो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए जो आपके पास एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, विटामिन के उनके कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। एंड वी ऑल नो कि कोफैक्टर के बगैर कोई भी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इट मीन्स कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी आपकी डाइट के अंदर तो उसकी वजह से आपके पास जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, तो विटामिन के इज एक्चुअली अ क्लॉटिंग कोफैक्टर। अब हम कुछ ऐसे लिपिड को डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टर्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जिसमें डोलिकॉल आ जाता है, और या फिर ये पिगमेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, हमने ये चीजें डिस्कस की थी ना कि लिपिड्स कैन आल्सो एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, और ये जो है वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में अगर आप देखें तो हम यहाँ पे दो प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूँ इस चीज को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है। वी ऑल नो कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपके पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इसकी मशीनरी प्रेजेंट होती है। यानी ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने मेम्ब्रेन ड्रॉ किया एक्चुअली वो ये वाला पोर्शन, इसको मैं हाईलाइट कर। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास मल्टीपल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इसका फ्लो करवाते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब आप लोग पढ़ोगे ना तो वहां पे ये चीज क्लियर होगी कि एटीपी की प्रोडक्शन के लिए हम ये कहते हैं ना कि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें टीसीए साइकिल चल रहा होता है, और टीसीए साइकिल में आपके पास मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर एनएडीएच और एफएडीएच2 प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो एनएडीएच और एफएडीएच2 टीसीए साइकिल में प्रोड्यूस हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ये जो स्पीशीज है एनएडीएच ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 पे, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और फाइनली यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन के पास जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूज करते हुए क्या चीज प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो अब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कुछ कैरियर्स की मदद से होता है, और वो कैरियर्स कौन से कैरियर्स होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं, बिकॉज ये एक मेम्ब्रेन है, इसका एनवायरनमेंट हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ने पास करना है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक तो यहाँ पे पास करने के लिए जो हेल्पर मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं एक्चुअली ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कोएंजाइम क्यू, जो कि एक लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉम्प्लेक्स 3 के पास चला जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट्स लिपोफिलिक नेचर ये मेम्ब्रेन के अंदर बड़े आराम से फ्लो कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे इस चीज को आप देख सकते हो कि देयर आर सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो यूबिक्विनोन्स की, और दो तरह के यूबिक्विनोन्स मैं डिस्कस करने लगी हूँ। एक है कोएंजाइम क्यू जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वर्क करता है, और इसका फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करना है और कहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को। और दूसरा आपके पास एक यूबिक्विनोन है प्लास्टोक्विनोन, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है। कौन से प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो प्लास्टोक्विनोन भी एक लिपोफिलिक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को
ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है ये एटीपी की प्रोडक्शन करवाती है। ठीक है, इसको मैं मजीद डिटेल में नहीं बता रही, लेकिन सिंपली आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि समटाइम्स आपकी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है, जिसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स की बात की है, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ ऐसे लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि आपके पास जो प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन है, ये ग्लाइकोसाइलेशन एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। तो वहां पे हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोसाइलेशन में समटाइम्स कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डोलिकोल उसकी एक एग्जाम्पल है। दिस वन, जब आपके पास कोई भी प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होती थी, उस प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट करवाने से पहले कार्बोहाइड्रेट का एक पैटर्न जो है वो एक लिपिड के ऊपर असेंबल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो लिपिड कौन सा लिपिड है, डोलिकोल है। यानी आपके पास कुछ लिपिड्स ऐसे भी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं प्रोटीन्स के ऊपर और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आपने यहाँ पे डिस्कस की है डोलिकोल की। तो इसी डोलिकोल को मैं यहाँ पे लिपिड वाले सेक्शन के अंदर आप रेफर करने जा रही हूँ कि एक्चुअली ये जो डोलिकोल्स हैं, ये आपके पास कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को असेंबल करवाते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को असेंबल करवाने के बाद उन सैकराइड यूनिट्स को ट्रांसफर करवा देते हैं या तो प्रोटीन्स के ऊपर या फिर लिपिड्स के अंदर। इट मीन्स कि डोलिकोल्स ऐसे लिपिड्स हैं जो कि कॉन्जुगेटेड बायोमोलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी जब भी किसी लिपिड के ऊपर या किसी प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स में अटैच होना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक कैरियर लिपिड मॉलिक्यूल है विच इज डोलिकोल, जिसके ऊपर आके वो कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे और बाद में ये कार्बोहाइड्रेट इस डोलिकोल से ट्रांसफर होकर एक पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर ऐड होते हैं। ठीक है, so there are some lipids which can act as the carriers of carbohydrates, जिसमें एग्जांपल आपके पास यहाँ पे किस चीज की है, डोलिकोल। और इसी तरह कुछ लिपिड्स ऐसे भी हैं जो कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे आप अगर किसी फ्लावर का कलर देखते हो, किसी आप एनिमल या इंसेक्ट में जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज जो है उसको ऑब्जर्व करते हो, तो एक्चुअली वो भी लिपिड कंटेनिंग ग्रुप्स की वजह से होती है। इवन आप क्लोरोफिल का भी अगर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हो, तो उसमें भी जो लाइट एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन है, स्पेसिफिक पोर्शन, उसमें भी आपको जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन्स नजर आएंगी, उसमें भी आपको नॉन पोलर ग्रुप्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर आप कॉन्जुगेटेड डाइन्स को ऑब्जर्व करते हो। डाइन्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो है जस्ट लाइक बेंजीन, इसमें भी आप कॉन्जुगेशन का फिनोमिना देखते हो ना कि अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप डाइन्स कहते हो। तो यहाँ पे भी आप देखते हो कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, उन हाइड्रोकार्बन चेन्स में अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको आप कॉन्जुगेटेड डाइन्स कहते हैं। इनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लाइट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज हो। लाइट अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारी लाइट फॉल कर रही है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसमें से कुछ पोर्शन को ये एब्जॉर्ब करेंगे और रिमेनिंग पोर्शन को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो जिस पोर्शन को ये एब्जॉर्ब करेंगे, उसके अलावा बाकी जितना पोर्शन जो ये रिफ्लेक्ट करेंगे वो कलर की फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। लाइक अगर आप प्लांट्स की बात करते हो कि प्लांट्स में ग्रीन कलर क्यों है, तो वो इस वजह से है बिकॉज वो ग्रीन के अलावा बाकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनका जो कलर है वो कौन सा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से उनका कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है, बिकॉज क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जितने भी आपके पास लिपोफिलिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कॉन्जुगेटेड डाइन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस कॉन्जुगेटेड डाइन्स की वजह से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। किस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि वो किस किस्म का कलर प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये जो कलरिंग है और जो पिगमेंट्स है, एक्चुअली इनकी नेचर भी लिपोफिलिक नेचर होती है, बिकॉज इनमें भी आपके पास जो है वो कॉन्जुगेटेड डाइन्स हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होती है। और ये अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपके पास नॉन पोलर या लिपोफिलिक कंपाउंड है।
और लास्ट में अगर आप कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करो जो कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स भी आ जाती हैं, एरिथ्रोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, एम्पिसिलिन है, कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एम्फोटेरिसिन बी, और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के जो इनहिबिटर्स हैं, इन कंपाउंड्स की भी अगर आप नेचर देखो तो ये भी लिपिड इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो लिपिड्स ना सिर्फ एनर्जी कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स के तौर पर एक्ट करते हैं बल्कि इनके मल्टीपल अदर फंक्शंस भी हैं, जिसमें हम लोगों ने आज फैट सॉल्युबल विटामिन के बाद इनके जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसके बाद इनके ट्रांसपोर्टिंग फंक्शंस, पिगमेंट्स और मेडिसिनल प्लांट्स जो है मेडिसिनल कंपोनेंट, उनको डिस्कस किया।